जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल KSN क्लासेस में। तो आप लोगों को बता दूं, मैं कल से ये 400 प्लस हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूं, जिसमें से पहला पार्ट आपको फर्स्ट चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो इसी चैनल पे डल चुकी है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर जरूर उस वीडियो को देख ले। आज जो बात करेंगे, आज जिस चैप्टर के डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव का, वो है मेरा सेकेंड चैप्टर। देखिए, एक एक ऑब्जेक्टिव को बताया गया है जहाँ से कोई आपकी ऑब्जेक्टिव छूटे ना, क्योंकि 400 प्लस ऑब्जेक्टिव के मतलब आप समझ सकते हो कि एक बुक से अगर एक सब्जेक्ट से अगर 400 ऑब्जेक्टिव प्लस मिलते हैं तो शायद ही कोई ऑब्जेक्टिव आपके एग्जामों में छूटे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये क्लास। सेकेंड चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर का मेरा नाम है राजा, किसान और नगर। क्या नाम है? राजा, किसान और नगर। इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। तो चलिए देखिए, जैसे बात करते हैं इस चैप्टर में हमको पढ़ना है राजा, किसान और नगर के बारे में, कि उस समय के राजा के बारे में, किसान के बारे में और नगर के बारे में। ये तीनों चीज़ों को हमको पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं आज से। आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय पुरातत्व भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। तो याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। किसकी संज्ञा दी गई थी? समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा। भारतीय शासक थे कौन? नेपोलियन, समुद्रगुप्त। ठीक है, जिसे नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो याद रखिएगा, 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो जनपद था आपका मगध। कौन सा जनपद था? मगध जो था सबसे महान शक्तिशाली जनपद था। आगे बात करते हैं कि किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग विजय का उल्लेख किया है। तो 13वां शिलालेख। कितना शिलालेख? 13वां शिलालेख में आपको 13वां शिलालेख में आपको अशोक ने कलिंग के विजय का उल्लेख किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर देखते हैं कि कनिष्क। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कनिष्क का राजरोहण तिथि है। तो 78 ईस्वी में कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में कनिष्क का राजरोहण आपका हुआ था। देखिए, बात करते हैं कि हम एक एक हर वो क्वेश्चन लेकर आए हैं जिससे आपको कभी भी किसी चीज़ की परेशानी न हो। ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चनों को लेकर हम आए हैं। ठीक है, तो और जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, मैं कल वाली वीडियो में बताया था कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और बुक से देखकर, दोनों को देखकर ही मैंने इस सारे ऑब्जेक्टिवों को बनाया है। तो एकदम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। तो एक बार ज़रूर ध्यान में रखिएगा और इसको करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि यहाँ ये जो लिखा हुआ है इसके जगह पर धम होगा। ठीक है, धम कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। कि धम महापात्रों में को किसे नियुक्त किया गया? तो अशोक के। धम महापात्रों में किसको नियुक्त किया गया था? तो अशोक को नियुक्त किया गया था। ठीक है, अशोक किस वंश का शासक था? तो याद रखिएगा, अशोक मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? अशोक जो थे वो मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, आगे बात करते हैं भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो स्वर्ण काल जिसे कहा जाता है ना, उसे गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं कि आगे क्या, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम प्रशासित की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने। प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने की थी। ठीक है, प्रयाग परिषद की रचना, इसको डिटेल में आप बुक में जब पढ़ोगे तो इसको डिटेल में पढ़ लोगे। प्रयाग प्रशासित का मतलब क्या होता है, तो किसने किया था? तो हरिसेन ने किया था। ठीक है, मौर्यकालीन टकसाल का धान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का धान कौन था? तो लक्षणाध्यक्ष। कौन था? तो लक्षणाध्यक्ष मौर्यकाल टकसाल का धान था। ठीक है, आगे बात करते हैं राजतरंगिणी का लेखक कौन है? तो कलहन। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको कि राजतरंगिणी का लेखक कौन है? तो कलहन है। कौन है? कलहन। देखिए, चलिए आगे बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, कि अगला नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। देखिए, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो बात करें
वंश की, उस समय चाणक्य थे, याद रखिएगा। मौर्य वंश जब मगध चंद्रगुप्त मौर्य जो अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के उस समय जो थे वो चाणक्य थे। तो अर्थशास्त्र और इंडिका जब पूछा जाए ना तो याद रखिएगा कि एनी टाइम ये मौर्य वंश के ही बारे में बात किया जा रहा है। तो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना जो हुई थी ना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आपकी अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। ठीक है, आगे बात करके पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारियाँ मिलती है। तो पतंजलि के जो महाभाष्य से उससे ना हमको प्राक मौर्य काल की जानकारियाँ मिलती है। किस काल की? प्राक मौर्य काल की जानकारियाँ हमको पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारियाँ मिलती है। आगे बात करते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य जी है। कौन है? और कौटिल्य चाणक्य जी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। किस वंश से है? बिंबिसार का जो संबंध है वो हर्यक वंश से है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बजीज को सामाजिक ग्रंथ में कहा गया है। बजीज को सामाजिक ग्रंथ में गण संघ कहा गया, कि बजीज जो होता है उसको सामाजिक ग्रंथ में आपको क्या कहा गया है? गण संघ कहा गया है। ठीक है, आगे बात करें जनपद का शाब्दिक अर्थ है। देखिए, जनपद का मतलब होता है जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, उसको हम जनपद कहते हैं। ठीक है, पहले जहाँ लोग मवेशी रखते थे, जहाँ अपना घर बनाते थे ना भैया, उसको जनपद ही कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जनपद ही कहा जाता था। तो ध्यान में रखिएगा इस सारी चीज़ों को, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, पंचीन वाला सिक्का बने होते थे। पंचीन वाला सिक्का जो बने होते थे वो चांदी के तांबे के बने होते थे। किसके? चांदी और तांबे के पंचीन वाला सिक्का आपको बने होते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, हम आपको बता दें कि एक एक क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान से पढ़िएगा। एक बार वीडियो को कभी भी स्किप करके ना देखिएगा, सबको एकदम सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध ग्रंथ कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो अशोक द्वारा जो प्रचलित बौद्ध ग्रंथ जो था ना, एक जगह पर प्रचलित नहीं हुआ था, ब्रिटेन में बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर लिखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? याद रखिएगा, किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो वो बिंबिसार द्वारा किया गया था। पाटलिपुत्र की स्थापना किया गया था किनके द्वारा? बिंबिसार द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना जब किया गया था वो मेगास्थनीज ने किया था। देखिए, मौर्य काल की बातें कर रहे हैं। ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। देखिए, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने किया था? तो प्राचीन भारत में धर्म का शुरुआत अशोक ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा कि प्राचीन भारत में, देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि प्राचीन भारत की शुरुआत कब की गई थी, किसके द्वारा धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत जोड़ा था ब्रह्मचार्य का। किसका सिद्धांत जोड़ा था? ब्रह्मचार्य का सिद्धांत जोड़े थे। ठीक है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किस कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो आगे फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम अजात शत्रु ने किया था। किसने? अजात शत्रु ने पहली बार आगे फूट डालकर विजय प्राप्त करने की कार्य सर्वप्रथम राजा जो थे वो अजात शत्रु थे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या? आगे बात करते हैं आपका जीवक वैद्य किस वंश के काल का था? तो जीवक वंश जो थे, जीवक वैद्य तो जो हर्यक वंश के काल के थे। कौन वंश? हर्यक वंश के काल के थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील किस मरम्मत किसने कराई? सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? ठीक है, यहाँ पर झील होगा। ठीक है,
सूर्य अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो रुद्रदमन ने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी अपने खुद के खर्चे से। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए आगे बात करते हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? तो गंगा, सोन और पुनपुन, ये तीनों नदी आप बात करते हैं तो अभी के समय में भी पाटलिपुत्र पटना जब जाते हो वहाँ पर गंगा नदी मिलती है, आगे जाओगे तो सोन नदी, उसके बाद पुनपुन नदी, ये ठीक है, ये तीनों नदियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उद्देन किस नदी के संगम पर की गई? तो गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर की गई। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करते हैं कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन थे? तो यूरोप का समुद्रगुप्त थे मुसोलिनी। कौन थे? मुसोलिनी यूरोप का समुद्रगुप्त थे। ठीक है, कौन? मुसोलिनी। ठीक है, अगला बात करते हैं किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त के उल्लेख में, अभिलेख में आपको क्या मिलता है? भूमिदान का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख ये प्रमाण किसका है? तो भूमिदान अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण सातवाहन काल का है। किसका है? सातवाहन काल का है। ठीक है, आगे बात करते हैं 510 ईसा पूर्व में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? तो 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख आपको एरन सागर तक मिला। कहाँ मिला अभिलेख? आपको एरन सागर में मिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए मौर्य काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है वो स्तंभ। स्तंभ बनाया गया था ना जो मौर्य काल के समय में। अभी बात करें तो मौर्य काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना स्तंभ भी है। कौन है? स्तंभ भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो वांग तसे भारत आया। कौन भारत है भाई? ऐसा ऐसा नाम है कि सही से बोला ही नहीं जाता। वान हंतंगसेंगे आया। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए आगे है कि मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। इतना याद रखिएगा। मेगास्थनीज किसकी रचना की थी? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज इंडिका की रचना की थी। किसकी रचना की थी? इंडिका की रचना की थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ों को। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है प्रयाग प्रशासित से 79 नंबर का क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूं समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, इसे होती है चंद्रगुप्त विक्रमदत्त से। किससे? चंद्रगुप्त विक्रमदित्य से। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। समुद्रगुप्त की जानकारियाँ होती है चंद्रगुप्त विक्रमदित्य से। ठीक है, ये आंसर छूट चुका है, मिस्टेक से छूट चुका है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए आगे बात करते हैं ये क्वेश्चन, भारत नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमदित्य के दरबार में। सॉरी, नवरत्न ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये नहीं होगा, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त वाला इसका आंसर ये नहीं होगा। देखिए इसका आंसर यही होगा। ठीक है, प्रयाग प्रशासित से। ठीक है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है प्रयाग प्रशासित से होती है। ठीक है, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमदित्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, आंसर दिमाग से रखिएगा कि चंद्रगुप्त थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमदित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना जो है वो है आपके कालिदास। कौन है? आपके कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है। ठीक है, आगे बात करते हैं आगे कि प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने किया? तब प्राचीन भारत में अभिलेखों का शुरुआत जो किए थे वो अशोक किए थे। देखिए अभिलेख के बारे में जब बात की जाएगी ना तो अशोक के बारे में बात की जाएगी, इतना ध्यान में अब बैठा के रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो
किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को प्रियदर्शी शासक कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा प्रियदर्शी का मतलब, प्रियदर्शी किसे कहा गया है? तो प्रियदर्शी आपको अशोक को कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? तो एलोरा में कैलाश मंदिर को राष्ट्रकूट ने निर्मित कराया था। ठीक है, आगे बात करते हैं पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद ध्यान में इसको बैठा के रखिएगा, इसको भी ध्यान में बैठा के रखिएगा। ठीक है, दोनों ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, और ये भी ये तीनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं 3 साल के 5 साल के अंदर में। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक हो, इसको भाई हटाओ, क्या टाइपिंग मिस्टेक है यार। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित। धम्म की शुरुआत, अगला क्वेश्चन 5वां नंबर पेज निकालो भैया। देखिए धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने की थी। धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने की थी, ये आपको पता है। देखिए मुद्रा राक्षस की रचना कौन है? तो मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त मुद्रा राक्षस की रचनाकार है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मौर्य शासक का प्रथम कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। बात करें वेदों की संख्या, पहला अथर्ववेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा ऋग्वेद। ठीक है, ये 4 प्रकार के वेद आपको पता है। ठीक है, ये 4 वेद है, 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, आपको ध्यान में रखिएगा, ये 4 प्रकार के वेद आपको देखने को मिलेगा। ये आपके सेकेंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव थे, जो हम अपने आपको ये सारी ऑब्जेक्टिवों को हमने बताया और सही से समझाया। ठीक है, तो बात करते हैं आपकी पर डे इसी तरह से ऑब्जेक्टिव की क्लासेस होती रहेगी। और सब्जेक्टिव की बात करें तो 10th की वीडियो आज डल जाएगी आपकी, साइंस की पहला चैप्टर का वीडियो। ठीक है, और कोशिश करते हैं कि 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा भैया शेयर कर दो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो एकदम से मिलते हैं कल वाले वीडियो में। जय हिंद, एकदम मन से सारी चीज़ों को करते रहिए एकदम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में।